हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। फ्रेंड्स, हमने आरआरबी एनटीपीसी का स्टेज 1 का जो एग्जामिनेशन दिसंबर से लेकर के जुलाई तक हुआ है, उसी का क्वेश्चन पार्ट बाय पार्ट करने का शुरुआत किया था, जिसमें आज मैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी भाग 6 लेकर के आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का भाग 6। पहला क्वेश्चन है कि महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों की सूची में कौन सी कंपनी शामिल है। तो सबसे पहले देखिए कि महारत्न कंपनी जो है वो कौन कौन सी है। तो पहला है सेल, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड। उसके बाद ओएनजीसी है, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। अब है भारतीय तेल निगम आईओसी। उसके बाद है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी। उसके बाद है कोल इंडिया लिमिटेड। उसके बाद है भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल भी है। उसके बाद भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड गेल भी है। उसके बाद एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है। उसके बाद भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीसीएल है। उसके बाद जो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पीजीसीआईएल है। मतलब भारत में 10 महारत्न कंपनी है। तो इसमें से दिया ही हुआ है कोल इंडिया लिमिटेड, यहाँ पर था ही 5वां नंबर पर कोल इंडिया लिमिटेड। वो भारत की महारत्न कंपनियों में जो 10 है उसमें से एक है। तो आइए, महारत्न कंपनी का जो चयन होता है वो किस आधार पर होता है वो भी हम आपको डिटेल्स बताते हैं। महारत्न कंपनी की योजना की शुरुआत जो है वो 2009 में की गई थी। इसका उद्देश्य था बड़े आकार के नवरत्न कंपनियों के बोर्ड को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना, जिससे कि उपक्रमों का संचालन घरेलू बाजार के साथ साथ वैश्विक बाजार में भी आसानी से हो सके। महारत्न कंपनी इन इंडिया 2021 में किसी भी नवरत्न कंपनी को महारत्न कंपनी दर्जा देने के लिए जो मापदंड है वो इस प्रकार है कि कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो, पिछले 3 वर्षों में कंपनी का औसत कारोबार जो है वो 20,000 करोड़ रुपया हो। उसके बाद जो है कंडीशन है कि इस दौरान कंपनी 25 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया हो। 3 वर्ष में कंपनी का निवल मूल्य औसतन जो है वो 15,000 करोड़ रुपया हो, कंपनी के पास नवरत्न का दर्जा हो, तभी हम उसको महारत्न में आगे बढ़ा सकते हैं, जब ये सारा कंडीशन फॉलो कर रहा है और कंपनी का विदेश में भी कारोबार हो। ये सब कंडीशन अगर फॉलो कर रहा है तो उस कंपनी को हम 2021 के नियम के आधार पर महारत्न में शामिल कर सकते हैं। तो इसके आधार पर ही जो हमने पिछले पेज में देखा है कि 10 महारत्न कंपनियां भारत में है वर्तमान में। आइए, नवरत्न योजना क्या है और कैसे है, कितना है नवरत्न कंपनियां, वो भी जान लेते हैं। कि नवरत्न जो है वो सार्वजनिक उपक्रमों का एक विशिष्ट वर्ग है। इसमें सरकार ग्लोबल कंपनी होने की संभाव्यता देखती है। सरकार ने नवरत्न का योजना जो है वो 1997 में चलाया था। जैसे महारत्न 2009 में, उसी तरह से नवरत्न जो है वो 1997 में किया था। और नवरत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियों को अधिक प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता मिलती है। यह कंपनी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार पूंजी एकत्रित कर सकती है। यह कंपनी सरकार की अनुमति के बिना भी निवेश कर सकती है एवं विदेश और देश में उद्यम लगा सकती है। इस कंपनियों के निर्देशकों को बोर्ड की अधिग्रहण तथा विलय संबंधी निर्णय लेने का अधिकार भी होता है। वर्तमान में 14 ऐसी कंपनियां हैं जो नवरत्न है 2021 में। बीपीसीएल है, एमटीएनएल है, एचएएल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल। उसके बाद जो है वो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड एनएमडीसीएल। उसके बाद ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड आरईएल है। उसके बाद जो है वो नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड एनएसीएल है। उसके बाद जो है वो क्या है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। उसके बाद पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड पीएफएल है। उसके बाद शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। उसके बाद ऑयल इंडिया लिमिटेड है। उसके बाद निवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड है।
उसके बाद जो है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उसके बाद जो है वो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है, उसके बाद राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड है। ये 14 जो है वो नवरत्न कंपनियां हैं। पिछले पेज में हमने देखा कि 10 महारत्न कंपनियां हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं कि 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर लिया गया। तो सबसे पहले जान लीजिए कि 19 में 2 बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर लिया गया, जो है वो इस प्रकार है, विजय बैंक और देना बैंक। तो देखिए अब इसी से हम विलय से बात आती है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो उसमें अगर आरबीआई का राष्ट्रीयकरण पूछता जाता है बार बार, तो 1949 में हुआ। एसबीआई का पूछा जाता है तो 55 में हुआ। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ हुआ था 1969 में। 6 और बैंक शामिल किए गए कब, 1980 में, 15 अप्रैल 1980 को। तो इसी के बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं अगले पेज में। चलिए, वर्तमान में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो 2021 में अभी वर्तमान में भारत में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। आइए अब 19 के बाद 20 में भी बहुत सारे बैंकों को एक साथ विलय किया गया। पंजाब नेशनल बैंक के साथ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक को मिला दिया गया। 1 अप्रैल 2020 से केनरा बैंक के साथ सिंडिकेट बैंक को मिला दिया गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कौन सा मिल गया, कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक। इंडियन बैंक में इलाहाबाद मिल गया। तो पंजाब नेशनल के साथ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक के साथ सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक, और इंडियन बैंक के साथ इलाहाबाद बैंक को विलय कर दिया गया। तो अभी वर्तमान में जो 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है पंजाब नेशनल बैंक, जो देख लीजिए इसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ विलय हो गया। इसका मुख्यालय भी हमने दिया है कि नई दिल्ली में है। इंडियन बैंक जिसका विलय इलाहाबाद के साथ हो गया वो चेन्नई में मुख्यालय है। भारतीय स्टेट बैंक जिसका मुख्यालय मुंबई में है। केनरा बैंक जिसका इंडियन सिंडिकेट बैंक के साथ विलय हो गया है, मुख्यालय बेंगलोर है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जिसके साथ आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय हुआ है, मुख्यालय मुंबई है। इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय चेन्नई है। यूको बैंक का मुख्यालय कोलकाता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुख्यालय पुणे है। पंजाब एंड सिंध बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली है। बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है वो मुंबई है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई है और बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय गुजरात है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं कि गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो पहले जान लीजिए कि गोबी मरुस्थल जो है वो चीन और मंगोलिया में स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है और गोबी दुनिया की ठंडे रेगिस्तानों में से एक है। यह ठंडी रेगिस्तान है जहाँ तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक, मतलब -40 डिग्री तक चला जाता है। गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में मंगोलिया में अधिकांश भाग है। मंगोलिया और चीन दोनों में है, तो मंगोलिया में अधिकांश भाग तक फैला हुआ है। यह मरुस्थल संसार के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है और गोबी एक मंगोलियन शब्द है जिसका अर्थ है जल रहित स्थान। क्या है, जल रहित स्थान। तो गोबी मरुस्थल कहाँ है, हमने यहीं पढ़ा है कि वो एशिया महाद्वीप के मंगोलिया के अधिकांश भाग में फैला हुआ है, तो आंसर एशिया हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं कि भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो 1986 है। इसके बारे में जानते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ कि इससे पहले भोपाल गैस त्रासदी दुनिया में सबसे खराब औद्योगिक आपदा मानी जाती है। यह भारत और भारत देश की संसद के लिए एक भीषण आपदा का समय था। इसके लिए कानून निर्माता मजबूत मापदंडों एवं नियमों, नीतियों और कानून को तैयार करने के लिए एकत्रित हुए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी भयानक घटना भारत में फिर ना हो। और 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम EPA भारत सरकार द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियम
किया गया। यही अधिनियम लाया गया 86 में। और यह अधिनियम भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत की प्रतिबद्धता के परिणाम स्वरूप जून 1972 में मानव पर्यावरण को लेकर संयुक्त राष्ट्र की बैठक हुई, जो स्टॉकहोम में संपन्न हुई, का अनुसरण करते हुए आया था। इस सम्मेलन में 122 राष्ट्रों ने भाग लिया, जो स्टॉकहोम में की गई घोषणा पर सहमति जता चुके थे। मतलब 72 में जो स्टॉकहोम में जो ये सम्मेलन हुआ था, उसी के आधार पर 86 में ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया। अब है कि इस सम्मेलन में 122 राष्ट्र ने भाग लिया था। 72 में स्टॉकहोम की गई घोषणा पर सहमति जताते हुए यह बनाया गया। इस सम्मेलन में विकास, पर्यावरण और पर्यावरण के मामले में मानव संपर्क की आवश्यकता पर आधारित 26 सिद्धांत शामिल किए गए। अब 1996 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य मानव पर्यावरण में सुधार और संरक्षण करना था। मानव पर्यावरण में सुधार और संरक्षण करना है। इस सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह घटित होने वाले खतरे को और पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाने वाले कारणों को रोकने का कार्य करता है। ये इसमें इस पारा से ये भी हो गया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के क्या कार्य हैं, वो भी हमको पता चल गया। और क्यों हुआ, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, भोपाल गैस की घटना जो 1984 में हुई थी, उसी को देखते हुए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पास किया गया कि भारत में फिर अब कभी ऐसी घटना ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। है कि चित्रकला की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? तो पट्टचित्रकला जो है वो उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकला है और इस चित्रों में हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया जाता है। पट्ट का अर्थ ही होता है कपड़ा। तो पट्टचित्रकला जो है वो उड़ीसा और बंगाल दोनों जगह प्रसिद्ध है। तो उड़ीसा में इसको पट्टा चित्रकला कहा जाता है और बंगाल में पट्टचित्रकला कहा जाता है। तो उसका डिटेल्स भी हम अगले पेज में पढ़ते हैं कि देखिए यहाँ दिया है कि उड़ीसा में पट्टा चित्रकला कहा जाता है। पट्टा चित्र उड़ीसा भारत की एक पारंपरिक पेंटिंग है। मतलब उड़ीसा स्टेट और देश भारत की एक पारंपरिक पेंटिंग है। ये पेंटिंग हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित है और विशेष रूप से खासतर ये जो है ये विशेष रूप से जगन्नाथ और वैष्णव संप्रदाय से प्रेरित है। पेंटिंग में इस्तेमाल किए गए सभी रंग प्राकृत हैं और पेंटिंग पूरी तरह से पुराने पारंपरिक तरीके से चित्रकारों द्वारा बनाई गई है। ये जो है ये पट्टचित्र कला है। अब देखिए उसके बाद कहा गया है कि जो कि ओडिया पेंटर हैं। तो ये जो बनाई गई है ये पारंपरिक तरीका से बनाया गया चित्र द्वारा बनाया गया है, जो कि ओडिया पेंटर है। अब है कि पेंटिंग की पट्टा चित्र शैली ओडिशा की सबसे पुरान और सबसे लोकप्रिय कलाओं में से एक है। पट्टचित्र नाम संस्कृत के शब्द पट्टा जिसका अर्थ है कैनवास और कपड़ा, चित्रा जिसका अर्थ है चित्र से विकसित हुआ है। पट्टचित्र इस प्रकार कैनवास पर की गई एक पेंटिंग है और यह समृद्ध रंगीन अनुप्रयोग, रचनात्मक रूपांकनों और डिजाइनों और साधारण विषयों के चित्रण द्वारा प्रकट होता है, जो ज़्यादातर चित्रण में पौराणिक है। पट्टचित्र चित्रों का परंपरा 1000 साल से अधिक पुरानी है। चलिए नया क्वेश्चन करते हैं कि उबंटू UBUNTU क्या है? तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू को भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की तरह
एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पर्सनल कंप्यूटर, आईओटी डिवाइस, मोबाइल फ़ोन और सर्वर्स के लिए एकदम मुफ्त यानी फ्री में उपलब्ध है, जिसे जीएनयू जनरल पब्लिक ल्यूनिक्स जीपीएल की तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यह एक डिबियन ल्यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बहुत ही सिंपल डेस्कटॉप एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। उबुंटू को एक यूके बेस्ड कंपनी कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उबुंटू एकदम फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह इसकी एक बहुत ही खास बात है। तो उबुंटू क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑपरेटिंग मिशन की शुरुआत की थी? तो इसरो ने मार्स ऑपरेटिंग मिशन की शुरुआत 2013 में की थी। तो मार्स ऑपरेटिंग मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष परियोजना है। इसके अंतर्गत 5 नवंबर 2013 को 2:38 पर मंगल ग्रह की परिक्रमा करने हेतु आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एक उपग्रह ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-25 के जरिए अंतरिक्ष में छोड़ा गया। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा ये वीडियो अगर आपको उपयोगी और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ शेयर करें। धन्यवाद।